स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी सिक्स सेमेस्टर की बुक रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो आज हम वो पढ़ेंगे जो हमारा 5th और 6th चैप्टर के अंदर बेसिक में इंक्लूड होगा। मतलब जो कंसेप्ट हम कहीं पे भी लगा देंगे, जो हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन से रिलेटेड होता है, जो हमने पहले आज तक जितना भी पढ़ा है, ठीक है, और जो इस चैप्टर में यूज़ होगा और 6th चैप्टर में भी यूज़ होगा, वो वाला कंसेप्ट आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले बात आई हमारे कॉम्प्लेक्स चैप्टर में, क्या कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। जेड हमारा क्या होता है, जिस मतलब कॉम्प्लेक्स क्या होता है जिसके अंदर हमारा आयोटा इंक्लूड हो। आयोटा की वैल्यू होता है √-1। ठीक है, तो जेड हमारे किस तरीके का होता है, x प्लस आयोटा ऑफ y, इस तरीके की वैल्यू होती है, जिसके अंदर इसके अंदर जो हमारा रियल पार्ट है जेड का, वो तो क्या है x है, और जो आयोटा के साथ होता है वो क्या होता है, उसका इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स पार्ट। इमेजिनरी ऑफ जेड हमारा क्या है, y है। जो आयोटा के साथ होगा वो इमेजिनरी, जो नॉर्मल होगा वो रियल पार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद बात आई कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है हमारा, जहाँ पे आयोटा उसकी जगह हम माइनस आयोटा रिप्लेस कर देते हैं, तो जेड का कॉन्जुगेट, अगर हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, x प्लस आयोटा ऑफ y का कॉन्जुगेट निकालेंगे, तो वो हो जाएगा x माइनस ऑफ आयोटा y। आयोटा की जगह माइनस ऑफ आयोटा रिप्लेस हो जाता है। और अगर हमारे पास सिर्फ रियल नंबर है, रियल नंबर का कॉन्जुगेट वही होता है, क्योंकि रियल के अंदर तो हमारा क्या है, वो होता ही नहीं आयोटा, है ना, तो वही हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब अगर मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, हमारे पास एक तो z है, x प्लस आयोटा ऑफ y, एक है मेरे पास z का कंजुगेट x माइनस आयोटा ऑफ y। यहाँ से अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करें, इन दोनों को ऐड कर दें, जेड प्लस कंजुगेट ऑफ जेड, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2x आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, जेड प्लस जेड का कंजुगेट अपॉन में 2। सिमिलर अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो माइनस माइनस ऑफ प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, जेड माइनस जेड आयोटा इज जेड कंजुगेट इक्वल टू 2 आयोटा वाई, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड माइनस जेड कंजुगेट अपॉन में 2 आयोटा। तो इस तरीके से हम x और y निकाल सकते थे पहले भी। ओके, उसके बाद जो ये z होता है, इसका अगर हम मॉडुलस निकालें तो वो किसके इक्वल होता है, √x² प्लस y² के। ठीक है, अगर हमें इनकी, जैसे अभी हमने क्या देखा, हमने यहाँ से x और y की वैल्यू निकाली। अब बात आई, अगर हमें कॉन्जुगेट की प्रोडक्ट करनी है, उनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, तो वो क्या हमारी प्रोसीजर रहेगा। अगर हमारे पास ये लगा दो z और z का कॉन्जुगेट है, ये प्रॉपर्टी काफ़ी जगह यूज़ होगी। z हमारा क्या, x प्लस आयोटा वाई, z का कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा वाई है, यही है। इनकी प्रोडक्ट करेंगे, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b² दैट इज x² माइनस आयोटा² y²। आयोटा² की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, -1, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। तो जेड का मोड क्या होगा, x² प्लस y², और ये तो किसके इक्वल होता है, वापस से मोड ऑफ जेड के इक्वल होता है। ये हमारी टर्म कौन सी टर्म होती है, मोड ऑफ जेड के इक्वल √x² प्लस y²। अगर यहाँ पे हम स्क्वायरिंग कर दें तो ये x² प्लस y² नहीं हो जाएगा, तो जो मेरी ये टर्म है वो मॉडुलस ऑफ जेड के स्क्वायर के इक्वल होती है। ये टर्म बहुत ज़्यादा जगह यूज़ होगी कि मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर जेड का कंजुगेट होता है, क्वेश्चंस के अंदर यूज़ होगी हमारे। ठीक है, और इस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है, तो नेक्स्ट हम इनको सोल्व करके नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है कि जेड प्लस इसका पूरे का, अगर हमारे पास इस तरीके से है कि Z1 Z2 ले लो, ठीक है, इस तरीके से अगर हमारे इसके पूरे का कॉन्जुगेट है, तो वो Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट अलग से हो जाएगा। Z1 Z2 हमारे कॉम्प्लेक्स ही हैं, अगर माइनस है तो सिमिलर इसमें कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा क्या है, डिवाइड में है, तो भी हमारा कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी होती है, डिवाइड में भी अलग अलग हो जाएगा। उसके बाद होती है हमारी कुछ मॉडुलस की कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी। क्या होती है, मॉडुलस कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्या होंगी, जैसे मोड ऑफ, अगर हमारा Z1 प्लस Z2 है, तो वो हमारा ध्यान से देखना, अगर मोड ऑफ जेड तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। मोड इसी तरीके से खुलता है ना, Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड। ठीक है,
अगर मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 है तो वो लेस देन इक्वल हो जाएगा मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2। जो ये सारी चीज़ें आपकी बुक में नहीं दे रखी, क्वेश्चंस में यूज़ होंगी, तो आप एक नोटबुक में इसको अलग से लिख देना सारी प्रॉपर्टीज़ को। फिर जब आप पढ़ोगे अगेन तो आपको ये एक बार रिविज़न करनी है और बिल्कुल ईजिली एक बार में ही आपका हो जाएगा। अब है अगर मोड में मल्टीप्लाई में है इस तरीके से तो हमारा क्या होगा, वो इक्वल होता है इनकी प्रोडक्ट के इस तरीके से, ठीक है। अगर डिवाइड में है तो वो भी अलग अलग हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब बात आई इसके बाद कि जो हमारे रियल सिस्टम होता है ना, जैसे रियल नंबर को हम डिफ़ाइन करते हैं तो वो हम एक लाइन के ऊपर डिफ़ाइन कर देते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 0 1 2, इस तरीके से हम रियल लाइन को उनको डिफ़ाइन कर देते हैं। लेकिन जब भी हमारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे, जब भी हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, प्लेन की। किसकी बात करेंगे हम, प्लेन की। अगर हमारा सिंपल रियल नंबर हैं तो हम लाइन की बात करते हैं, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तो हम बात करते हैं प्लेन की। जैसे कि अभी मेरा था ये फंक्शन कि ये x हो गया था, ये हमने यहाँ पे ये y ले लिया, तो हमारा ये था ना अभी √(x² + y² z), ठीक है। अगर जैसे मैंने अब z = x + i/y की बात करी, उसकी वैल्यू जब मैंने निकाल के यहाँ पे देखी ना तो वो प्लेन में आई है, x और y उसमें दोनों इंक्लूड हैं। कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो मेरा है वो प्लेन में होगा, रियल लाइन पे नहीं होगा, ठीक है। देखो जो हमारे अब कॉम्प्लेक्स सिस्टम में है ना, हमारी इनइक्वालिटी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। मतलब जैसे इस तरीके से हम लिख देते हैं ना Z1 < Z2 Z1 > Z2, तो इस तरीके की चीज़ों में कॉम्प्लेक्स सिस्टम में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। मतलब कि जैसे मुझे दो फंक्शन दे रखे Z1 x1 + i/y1 और Z2 दे रखा है x2 + i/y2। अब इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे, मेरा Z1 और Z2 सिर्फ और सिर्फ तभी इक्वल होगा जब मेरा x1 x2 के इक्वल हो और y1 मेरा y2 के इक्वल हो। तो हमारी ग्रेटर देन और लेस देन केस जो सिंपल साइन के ऑर्डर्स हैं उन पे तो इसका कुछ अफेक्ट होता ही नहीं है। तो जो हमारी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसमें हमारा ऑर्डर मायने नहीं रखता, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं होती है, ओके। उसके बाद कुछ टर्म है जो कि हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम में ही यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे जो मेरे R है, R इसको तो हम तब कुछ सिंबल्स हैं अब जिनका हम यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम में। जो मेरा ये R है ये तो रियल नंबर के लिए होता है, जिसके अंदर -∞ और इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि ओपन ब्रेसेस होते हैं इंक्लूड नहीं होते, ठीक है। अब मेरा जो ये होता है एक टर्म जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अंदर क्या है, जो हमारा इन्फिनिटी और -∞ इंक्लूड होते हैं, मतलब रियल नंबर तो होंगे साथ में ये भी इंक्लूड होंगे, लिख देना कि ये -∞ और इन्फिनिटी इंक्लूड होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब हमारा एक होता है ये, इसके मतलब होता है कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। फिर एक हमारा ये होता है, इसके अंदर होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि इन्फिनिटी को भी क्या करेगा, इंक्लूड करेगा। अब इन्फिनिटी की बात आ ही गई है तो इन्फिनिटी से रिलेटेड कुछ एक टर्म्स हैं कि जैसे z+ अगर हम इन्फिनिटी करेंगे तो वो हमारा होता है इन्फिनिटी, z-∞ करेंगे तो भी वो मेरा इन्फिनिटी ही होता है। अभी इसके बारे में पढ़ाऊँगी मैं थोड़ा आपको कि इन्फिनिटी ही कैसे हुआ, कि z में इन्फिनिटी ऐड किया तो भी इन्फिनिटी, z में से इन्फिनिटी माइनस किया तो भी इन्फिनिटी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक इन्फिनिटी ही होता है, -∞ होता ही नहीं है। देखो जो मैंने यही बताया, जब भी सिर्फ यही बताया ना कि इन्फिनिटी इंक्लूड होता है, -∞ तो मैंने बताया नहीं। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें इन्फिनिटी ही होता है, -∞ होता ही नहीं है। तो होता ही नहीं है तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो z -∞ करेंगे तो भी इन्फिनिटी आएगा, फिर z/∞ करेंगे तो 0 आएगा और z/0 करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो ये भी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो एक बात क्या पता चली अब यहाँ से हमें कि जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है ना उसके अंदर कितने इन्फिनिटी होते हैं, कितने इन्फिनिटी होते हैं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1। कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ से ये भी पता चलता है। उसके बाद आएगा आपका स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो ये बेसिक है, वो 5th चैप्टर का बेसिक भी है, 6th चैप्टर का बेसिक भी है, तो अच्छे से आपको आना चाहिए, ओके। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच।